हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग नोडल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। और देखिए, ये मत सोचिएगा सर 4 क्वेश्चन ही नोडल में कराए। आगे में बहुत सारे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा हर जगह नोडल लगेगा। थ्योरम पढ़ाऊंगा नोडल लगेगा, ट्रांजेंट पढ़ाऊंगा वहां पर भी नोडल लगेगा। तो नोडल अपने आप में बहुत ज़्यादा जगह पे यूज होगा। इस वजह से नोडल में जो बेसिक चीज़ें वो मैंने सारी समझा दी है, बट उसकी जो प्रैक्टिस है वो अभी बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट के साथ में भी होगी। नोडल कहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे सर्किट जब नोडल से सोल्व होना है तो हम ट्रांजिएंट पढ़ें, थ्योरम पढ़ें, टू पोर्ट पढ़ें, हर जगह पे नोडल लगाना है। तो वहां पर और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। बस एग्जाम में ये डिसाइड करना है कि नोडल कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब बेसिक से ही काम हो जाएगा, कब नोडल की इक्वेशंस फॉर्म करनी है, ये चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है। मेश बिल्कुल नहीं लगाना है सिलेबस में, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है और कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस प्योरली आ जाते हैं, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। तो यहां पर आपको पता है सारी चीजें, इट इज बेस्ड ऑन दी केवीएल एंड ओम्स लॉ। ठीक है, केवीएल और ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। दूसरा है कि यहां पर इक्वेशंस कैसे, जैसे वहां पर हमारे नोडल इक्वेशन, नोडल में क्या था, वोल्टेज पहले आइडेंटिफाई कर लो, एक रेफरेंस नोड हो जाएगा, और फिर वोल्टेज असाइन कर लो रेफरेंस नोड को छोड़ के, और फिर सॉल्व करना है। सिमिलरली यहाँ पे मेश में क्या होगा, इस तरीके से आपको नेटवर्क गिवन होगा, तो हमें क्या करना है, लूप आइडेंटिफाई करना है। लूप आइडेंटिफाई कर लिया, लूप आइडेंटिफाई करने के बाद हमें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज अपनी मर्जी से करंट फ्लो करवा दो उसके अंदर, देन हमें केवीएल लिखना है। इतना सा है आपका मेश का। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि नंबर ऑफ आपका इक्वेशन कितना बनेगा, नंबर ऑफ इक्वेशन, लूप इक्वेशन कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट लूप इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका b माइनस एन प्लस 1 है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला कितनी इक्वेशंस बनेगी, कितने नंबर ऑफ लूप इक्वेशन, ये लूप इक्वेशन कितनी बनेगी, ब्रांचेस, नंबर ऑफ नोड, और ये है 1। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ नोड और 1, ये तीनों का नंबर ऑफ ब्रांचेस लिख देना, नोड लिख देना, 1 कर देगा, तो आपको लूप की इक्वेशंस आ जाएगी, कितनी इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर मेश से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्योरली देखिए, यहां पर इन द गिवन सर्किट द मेश करंट I1, I2 एंड I3, आपको करंट फ्लो करवा के रखा है, डायरेक्शंस गिवन है, सब कुछ गिवन है, आपको I1, I2, I3 की वैल्यू निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली हमें मेश से ही करना पड़ेगा, क्योंकि नोडल लगाने जाएंगे तो बहुत चीजें हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले नोडल लगाएंगे फिर करंट निकालेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो डायरेक्टली क्योंकि हमें करंट ही पूछे हैं, तो उस क्वेश्चन के पूछने का सेंस ही क्या है कि आपको मेश से लगाना है, मेश से या लूप एनालिसिस से सॉल्व करना। मेश को लूप भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, एक आपका ये, जैसे ये है हमारा रेफरेंस नोड। अब सर नोड की जरूरत ही थी क्योंकि हमें नोडल की जरूरत नहीं। देखिएगा यहां पर ये आपका आइडियल करंट सोर्स, आइडियल दो लूप के बीच में अगर एक आइडियल करंट सोर्स अवेलेबल होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर मेश, है ना। वहां पे सुपर नोड था, यहां पे क्या है, सुपर मेश। जब भी दो मेश के बीच में दो लूप या दो मेश के बीच में आपका अगर आइडियल करंट सोर्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर मेश बोलते हैं। अब सुपर मेश वाली ब्रांच को उठा के, जैसे सुपर नोड को उठा के लाते थे, वैसे ही सुपर मेश को उठा के लिया इस साइड में, और ये कितना है, 2 एम्पेयर है। ठीक है, 2 एम्पेयर है। और इसमें करंट के डायरेक्शंस देखो, करंट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, I1 करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, I1 करंट कुछ इस तरीके से, I1, ठीक है, और ये I3 करंट कुछ इस डायरेक्शन से आ रहा है, I3 करंट। तो मुझे बताइए ये जो एरो है, 2 एम्पेयर का एरो है, किससे मैच हो रहा है, I3 से मैच हो रहा है, I1 से मैच हो रहा है, I3 से मैच हो रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे जिससे मैच हो रहा है वो पहले आएगा I3 माइनस ऊपर अपोजिट कौन है, I1, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर हो जाएगा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो बिना मेश लगाए एक इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म कर ली, आसान है। दूसरा चीज, चलो अब दूसरा एक हो गया। वहां पर सुपर नोड में क्या करते थे, सुपर नोड की इक्वेशन लिखने के बाद दोनों नोड पर साइमल्टेनियसली नोडल अप्लाई करते थे। तो सिमिलरली इन दोनों मेश के ऊपर साइमल्टेनियसली हमें क्या लगाना है, आपको मेश इक्वेशन लगाना है। मेश इक्वेशन कैसे, मतलब केवीएल लगाना है ना। तो यहां पर हम लोग प्लस माइनस का डायरेक्शन दे देते हैं, है ना, प्लस माइनस का डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, -2 एम्पेयर 2 I1, है ना, ये I1, ये हो जाएगा आपका एंट्री प्लस माइनस, तो मैं बाद वाला साइन लिखता हूं, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए -6 और
I1 जिसका लिख रहे हैं वो सुप्रीम है ना, इसका लिख रहे हैं, इस लूप में लिख रहे हैं, तो I1 करंट हमारा सबसे बड़ा है ऐसा मानो। तो ये I1 माइनस ऊपर उधर से कौन सा आ रहा है, उधर से I2 आ रहा है, माइनस I2 है ना। ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता है। फिर यहाँ का लिखेंगे, तो यहाँ का क्या लिखेंगे, माइनस। अब किस में आ चुका है हम लोग, लूप 3 में, क्योंकि साइमल्टेनियसली लिख रहे हैं। तो ये करंट सुप्रीम, तो ये करंट अगर सुप्रीम हो जाएगा तो ये 1 इंटू करंट कितना है I3 माइनस I2, ठीक है। और देन इसमें तो I3 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2I1 ये हो जाएगा 6I1 और ये हो जाएगा 6I2 और ये हो जाएगा I3 और प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो I1 कहाँ नजर आ रहा है, I1 6 और 2 कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, 6 और 2 8, तो माइनस 8I1, ठीक है। और क्या है, I2 कितने नजर आ रहे, 6 और 1 7, तो 7I2 और I3 कितने नजर आ रहे हैं 2, तो माइनस 2I3 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। देन जो बचा हुआ लूप है उसमें एक इक्वेशन लिख देते हैं। तो बचे हुए लूप में एक इक्वेशन कैसे लिख देंगे, वहां से हम लोग 5 वोल्ट 5 है ना, यहाँ से 5 इस तरीके से चल रहा हूँ। देन जिसका लिख रहे हैं वो सुप्रीम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 I2 माइनस I3, ठीक है। देन फिर इसका आ जाएगा तो -6 और I2 माइनस I1, जिसका लिख रहे हैं वो सुप्रीम, वो बड़ा है ना, वही करंट बड़ा। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5I2 प्लस I3 और -6I2 और 6I1 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो I1 एक ही है तो 6I1, ठीक है। I2 कितना है, -7I2 और I3 इक्वल टू -5 एम्पेयर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए वापस से क्या हुआ, इक्वेशन नंबर कौन सी, एक इक्वेशन हमारी ये थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन 3 अननोन, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या यहाँ में मुझे बताओ क्रेमर्स रूल लगाओगे या नहीं लगाओगे। अब आप बोलोगे सर ये क्रेमर्स रूल पढ़ाओ तो सही, क्या होता है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब जाइए थ्योरी लेक्चर में आपके पास होगा क्रेमर्स रूल किस तरीके से पढ़ाया है मैंने, डिटरमिनेंट लगाना है, ये सारा लगाना है, तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्रेमर्स रूल लगा के सॉल्व करोगे, तो आप देखो कि ये वाली इक्वेशन तो बहुत आसान है, ये 2 इक्वेशन है तो I1 I2, और यहां से अगर मैं I3 का रिलेशन लेके आ जाऊं किसी तरीके से, या I1 का रिलेशन लेके आ जाऊं, तो I1 का रिलेशन एक काम करते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल एक काम करते हैं I1 को उधर ले जाते, तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस I1। तो मैं I3 की जगह इन दोनों इक्वेशन में I3 की जगह 2 प्लस I1 लिख दूं, 2 प्लस I1 लिख दूं, चलो कर ही देता हूं मैं आपके लिए। I3 की जगह में क्या लिख देता हूं 2 प्लस I1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन हो जाएगी -8I1, ठीक है, 8I1 और प्लस 7I2 और इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे 2 की जगह कर देता हूँ तो -2 प्लस I1 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर देता हूँ सबसे पहले, तो I2 तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 10, 10I1, ठीक है, और प्लस I2 कितना 7I2 और 2 और 2 4 है ना, तो ये -4 तो उधर जाके +4, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। फिर I3 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा 6I1 -7I2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 प्लस I1 इक्वल टू 5, तो कितना हो गया ये 6I1 6 और 7, ये हो गया 7I1, ठीक है, 7I1 और ये हो जाएगा -7I2, ठीक है, 7I2 और ये माइनस का है माइनस, तो यहाँ पर -5 और उस साइड में 2 चले जाए तो -7 चले जाएगा, ठीक है। तो अब उठा के इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब मैं उठा के यहाँ पे लिखूंगा, अब सॉल्व करता हूँ, अब सॉल्व कर दूंगा इसको तो कितना हो जाएगा 7 7 कैंसिल, ये कितना 3I1 -3I1 और ये मेरा हो जाएगा आपका 7 में से 7 में से 4 गए तो -3, तो ये हो गया I1 कितना हो गया 1 एम्पेयर, ठीक है। I1 1 एम्पेयर आ गया तो I2 निकाल लीजिए, I2 क्या आ जाएगा, ये I3 आ जाएगा, I3 आ जाएगा आपका
I3 आ जाएगा 2 + 1 3 एम्पेयर। ठीक है, तो I1 और I3 को मैच कर लीजिए, शायद आंसर उसी से आपका आ जाएगा, I1 और I3। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका। ठीक है, ये 1 एम्पेयर और ये 3 एम्पेयर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। I2 निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है 3 इक्वेशन वाला। तो अब ये इंटेंशनली ये जो 2018 में क्वेश्चन आया इसको मेश से ही करना था, मेश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ एक एक चीज, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो बहुत आसानी से आप कर लेते इस क्वेश्चन को। ठीक है, मजा आया। यहां पर मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सुपर मेश का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, सुपर मेश किस तरीके से लगता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट सुपर नोड तो लगा लेते हैं, सुपर मेश में दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा देता हूं मेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, I1, I2, I3 इन द फिगर शोन बिलो आर मेश करंट, द करेक्ट सेट ऑफ मेश इक्वेशन फॉर दिस करंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखिए जो मैट्रिक्स फॉर्म नजर आ रही है, ऐसे ही हम लोग क्रेमर्स रूल लगाते हैं, तो मैट्रिक्स इक्वेशन में करके वो डिटरमिनेंट वगैरह निकाल के करते हैं। ठीक है, पूरा क्रेमर्स रूल आप जो फुल वर्जन है नेटवर्क थ्योरी का जिसेंटर एप्लीकेशन पे, वहां पे देख सकते हो। अभी सिर्फ क्रैश कोर्स कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मुझे करवाना भी नहीं चाहिए, 3 इक्वेशन है, 3 लूप इक्वेशन, मेश इक्वेशन बनाते आता है, वो बनाइए, मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करिए। बस हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे V1 V2 माइनस V3 है, V1 V2 माइनस V3, इसमें प्लस V3 है, तो इनका ध्यान रखना। कई बार आपके आंसर्स आएंगे और प्लस माइनस की वजह से अगर मैच नहीं हो तो ये आप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। तो चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन पहले लूप में बनाते हैं, तो V1 वैसे मुझे बनाना नहीं चाहिए, आप बना सकते हैं, जिसका लिखा है वो सुप्रीम करंट है ना, तो यहाँ पे V1 माइनस 1 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, देन फिर -2 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा V1 इक्वल टू ये I1 और I1, 2I1 उधर जाके 3I1। ठीक है, प्लस इधर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस V2, तो उधर जाके माइनस I2, नॉट V2 I2 है ना, और प्लस 2I3 उधर जाके माइनस 2I3। तो पहला जो है आपका मैट्रिक्स का वो आपका आ जाएगा 3 -1 और -2, और यहाँ पे पूरा करंट अरेंज कर लेना और इक्वल टू ये V1 अरेंज कर लेना। ठीक है, तो देखिए पहला निकालने के बाद आपको अगर ऑप्शन है तो एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर ही आ जाए फाइनल। 3 -1 -2, 3 -1 -2, 3 -1 -2, 3 -3 आ गया। इधर भी देख लीजिए, इधर प्लस है, मतलब सही है हमने जो इक्वेशन निकाली। तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे मैच नहीं हो रहे, ये दोनों ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे। अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी और डी ही मैच हो रहे हैं, जिसमें आपका पहला 3 -1 -2, 3 -1 -2 अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे, अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो तुरंत लूप 2 पे देखिए नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, 1 लूप लिखा, I1 का लिखा, फिर I2 का लिखते, फिर I3 का लिखते नॉर्मली, है ना, यही हम लोग करते हैं हमेशा। बट इन्होंने चालाकी से क्या किया, देखिए सेकेंड लूप लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि सेकेंड वाले का एलिमेंट -1 3 -1 -1 3 -1 एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप सेकेंड लिख भी लोगे तो उससे आप आंसर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि सेकेंड को लिखो ही मत, डायरेक्टली थर्ड को लिखो, क्योंकि थर्ड में आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, तो थर्ड को लिख देते हैं डायरेक्टली। तो थर्ड वाले का लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा लूप 3 में, तो -2 I3 माइनस I1 I3 माइनस I1 -1 I3 माइनस I2 और -V3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप अरेंज करेंगे तो -2 I3, मतलब इसको लेके मैं डायरेक्टली कर देता हूं, -2 I3, तो यहां से एक आ जाएगा, और I1 तो +2 I1 और I3 2 और 1 3, तो -2 3 I3 और I2 कितना हो जाएगा +I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V3। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपको -V3 के फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको ये -V3 तो इधर रहना है, ये पूरा इक्वेशन उधर उठा के लिखना है। मीन्स आप ये कर लीजिए, साइन ही चेंज कर देते हैं ना, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, -2 I1 और I2 पहले कर देते हैं, तो -I2 + 3I3 इक्वल टू -V3। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये मैट्रिक्स में हमें ध्यान नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा पैरामीटर कितना हो जाएगा, -2 -1 और 3, -2 -1 और 3, -2 -1 और 3।
तो -2 -1 और 3 और -V3 है, इधर -V3 है, इसका मतलब है कि थर्ड वाला हमारा सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, इक्वेशन लिखते टाइम पे ऑप्शन किस तरीके से गिवन है वो देखना है। ऑप्शंस को भी बार बार देखते रहिए, क्योंकि कई बार हमें पूरा सॉल्व कर, देखिए एक मेश बच गया ना इस क्वेश्चन में, एक मेश की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहां पर आपका मेश का कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश होता है। मेश को बहुत अच्छे से हम लोग थ्योरेटिकल भी देख लिया, और इससे जितने भी जुड़े हुए थे जो क्वेश्चंस जो बन सकते थे, बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे, वो करना है। नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको नोडल से करना है, मेश से नहीं करना। दैट इज द गोल्डन रूल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट सॉल्विंग टेक्निक है हमारी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ना, कॉलेज में जब आप होते हैं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही प्यारा लगता है कि जैसे दिखा हमें करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते, वोल्टेज सोर्स दिखा करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते। कन्वर्ट करते तो आता है। मैं सिंपली आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कहां पर आपको ये नहीं लगाना है। बाकी लगाते तो सबको आता है, मैं ये बताऊंगा कहां नहीं लगाना है। तो एक क्वेश्चन करता हूं मैं इसके बेसिस पे, क्वेश्चन 35, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें IX फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? IX की वैल्यू। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप नोडल से भी कर सकते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन को आप नोडल से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं नोडल से? नोडल में एक इसको V1 मान लेते और इसको V2 मान लेते, ठीक है, और यहां पर तो आपका 10 वोल्ट नोड है ही नहीं, है तो V1 और V2 दो नोड मानते, और ये करंट निकालना है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय IX, नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो IX निकल आता। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को मैं नोडल से ना करते हुए आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मुझे सिखाना है आपको, इस वजह से कर रहा हूँ। अगर सपोज करिए, देखिए ये IX निकालना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहा हूं? करंट सोर्स के अगर पैरेलल में 2 ओम है, कोई भी रेजिस्टेंस है, तो हम ये कर सकते हैं, इन दोनों की जगह पे रिप्लेस करके कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? एक वोल्टेज सोर्स लिखा जा सकता है, जिसकी वैल्यू अभी मैं निकालूंगा, और ये जो पैरेलल में 2 ओम है, ये कहां लग जाएगा? ये सीरीज में लग सकता है, ये सीरीज में लग सकता है 2, ठीक है, ये सीरीज में लग गई। तो इतने वाले पोर्शन को मैंने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो करंट सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है, तो हम जो वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इक्वल टू क्या होता है? IR, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 हो गया। देन आपका ये 3 ओम यहीं पे है, और यहां से जो करंट जा रहा है वो IX करंट जा रहा है। फिर हमने देखिए यहां पर इस वोल्टेज के अगर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तो उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट सोर्स में कन्वर्ट करके देखिए, ये तो 5 यहीं पे है हमारा, इसको हम लोग पैरेलल में लिख देंगे, इसको पैरेलल में लिख देंगे, पैरेलल में, और करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और डायरेक्शन करंट सोर्स का क्या रखोगे? देखो, अपवर्ड है, अगर साइन अपवर्ड है तो पॉजिटिव भी अपवर्ड ऊपर आएगा। देखिए, करंट का साइन ऊपर, अगर एरो है, ऊपर की साइड में एरो है, तो ऊपर की साइड में पॉजिटिव रहेगा। देखिए, ऊपर की साइड में पॉजिटिव है तो एरो भी कहाँ आएगा? ऊपर की साइड में आएगा, है ना। नीचे की साइड में पॉजिटिव होगा तो नीचे की साइड में एरो आएगा। ये तो कॉमन सेंस सी बात है। 5 और 5, ये 5 पहले से था, ये 5 अभी हम लोगों ने पैरेलल में लगाया। बहुत सारे स्टूडेंट करंट सोर्स तो बना देते हैं, रेजिस्टेंस लिखना भूल जाते हैं कई बार, है ना, ये गड़बड़ होती है। अब करंट की वैल्यू कैसे आएगी? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 20, है ना, तो 20 एम्पीयर करंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों काय में हो गए? पैरेलल में हो गए। पैरेलल में 5 और 5 का पैरेलल 5/2, ये आधा हो गया। फिर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको मैं सेम कॉपी कर देता हूँ, पूरा नहीं बनाने की जगह इसको मैं सेम कॉपी, पूरा हो जाएगा कॉपी, पूरा करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे ये एक और बार बना देता हूँ, ये 2, ये 3 और ये 5/2 सीरीज में आ गया, है ना, एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा। और यहाँ पर वापस से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया? करंट I × R 20 × 5, तो 20 से 5 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट हो गया। और ये है आपका 20 वोल्ट, है ना, 5/2 और नॉट 5/2 ना, 5/2 तो ये 50 हो जाएगा, ये 50, बीस से 5 100 और 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 50 वोल्ट, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? ये IX करंट निकालना है, ये IX करंट निकालना है।
और ये आई एक्स करंट की वैल्यू आप तो निकाल ही लोगे। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, 5 और 2.5, ये हो जाएगा हमारा 2.5, तो 7.5 और ये हो गया आपका 70। 50 में से तो -70 डिवाइडेड बाय 7.5, ठीक है, सॉरी 70 नहीं 30, -30 डिवाइडेड बाय 7.5, ये हो गया 25 3 75, 25 से कम 25, 5 25 दुना और 3 चौक 12, मतलब -4 एम्पेयर इज दी आंसर। तो -4 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे सर आपने इतना बड़ा बड़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, हम तो नोडल से 2 मिनट में कर देते। बिल्कुल कर देते, नोडल से कर सकते। मेरा बताने का सिर्फ यहाँ पे ये था कि देखिए ये IX करंट निकाला, तो इसको निकालते टाइम पे हमने अगर इनको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करा तो कोई भी दिक्कत नहीं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते। बट अगर आपसे यहाँ पर इस ब्रांच का करंट अगर पूछा जाता I1 या फिर इस ब्रांच का करंट पूछा जाता I2, तब आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको जब जो भी ब्रांच अगर चाहे वो करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो रहा हो, तो करंट सोर्स के पैरेलल चाहे रेजिस्टेंस हो या वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस हो, अगर उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट या पावर पूछा है, तब आपको वो पर्टिकुलर कोई भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना है। अच्छा, यहां पे ऐसा होता, यहां पे फर्ज कीजिए ऐसा होता है कि I2 नहीं पूछा है आपसे, सिंपली I1 पूछा है, तो हम इसको एज इट इज रखते, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा सकते थे। मतलब कहने का मतलब है कि जिस भी ब्रांच के क्रॉस आपको कुछ निकालना है, जैसे इसमें करेक्ट आंसर क्यों आ रहा है, नोडल से भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस ब्रांच के क्रॉस हमें करंट निकालना था, उस ब्रांच को हम लोगों ने छेड़खानी नहीं करी है, उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले गए। किनको ले गए? जिनको ले गए हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके क्रॉस कुछ निकालना ही नहीं था। अगर इनके क्रॉस कुछ निकालना होता तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले जाते। तो दैट इज द वन लिमिटेशन ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो गेट में अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली आपको करंट IX यहाँ नहीं यहाँ पूछेंगे, ताकि आप गलती से इसमें लगाओ, और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे गलती करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने सिमिलर काइंड ऑफ करवाया है, ऐसा तो नहीं है, अलग तरीके का है, फुल कोर्स में एक आध क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बट इतना नॉलेज सफिशिएंट है, इतनी चीज का ध्यान रखना बस। और यूनिट 3 आपकी इस नोट पे आपकी फिनिश होती है, जिसमें हमने नोडल, मेश और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तीनों, और यूनिट 3 क्रैश कोर्स का यूनिट 3 पूरी तरीके से फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी आगे कॉन्सेप्ट के साथ, और जल्दी जल्दी इस क्रैश कोर्स को फिनिश करते हैं। और जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और किन किन चीजों पे देखिए, क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कर लेंगे, कोई मैं आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, बट इन क्वेश्चंस में मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूं जहां पर आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है ना। जैसे एक बैट्समैन को शॉट नहीं सिखा सकता ना, कोई अगर क्रिकेट कोच नया आया है तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया जा सकता, बट उसका जो कोच है वो ये बता सकता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। सिमिलरली मैं आपको क्वेश्चन नए सिरे से नहीं, क्योंकि अभी जो सुन रहे होंगे आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, सब कुछ लगा सकते हैं। बस जहां मैं एक अवेयर कर रहा हूं आपको कि कहाँ मिस्टेक आपको नहीं करनी, किस जगह पे आपसे गलती होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और अच्छे यूनिट्स के साथ।